tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat that is jungle. यह पोयम कंट्रास्ट करती है, यानी दो विपरीत चीज़ों को बताती है. विपरीत चीज़ें, टाइगर इन द जू यानी एक चिड़ियाघर में टाइगर का जीवन, विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल, और एक जंगल में जो कि प्राकृतिक रहवास होता है टाइगर का, उसके जीवन के बारे में कंट्रास्ट यानी दो विभिन्न परिस्थितियों को बताती है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. पोएम जू से आरंभ होती है और जंगल की ओर बढ़ती है. एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू की ओर लौटती है. द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ ए केजेड टाइगर. पोएट कोशिश करता है कि वो पिंजड़े में बंद टाइगर की बेचारगी वाली स्थिति को हमारे सामने व्यक्त कर पाए. थ्रू पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. पोएम के माध्यम से पोएट हमें कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है कि वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर हैं उन्हें भी अलाउ किया जाना चाहिए, उन्हें भी परमिशन दी जानी चाहिए कि वो फ्रीली स्वतंत्र होकर अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सकें. फ्रीडम इज़ लव्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स. फ्रीडम सभी के द्वारा पसंद की जाती है, सिर्फ मनुष्य के द्वारा ही नहीं बल्कि हर एक जीव जंतु फ्रीडम को, स्वतंत्रता को पसंद करता है. हम अब पोएम आरंभ करते हैं. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvety quiet in his quiet rake. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake. इस पोएम में, इस इन लाइन्स में, यहाँ पर स्टॉक्स की मीनिंग होती है स्ट्राइड यानी घूमना, धीरे धीरे चलना, वो भी डरे हुए तरीके से, थ्रेटनिंग वे में मूव करना. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड यानी ब्राइट एंड क्लियर, स्पष्ट, स्ट्राइप्स. The few steps of his cage on pads of velvet quiet. अपने पिंजड़े के अंदर थोड़े से ही कदम उसको मिलते हैं चलने के लिए, जहाँ पर वो धीरे धीरे चलता है, अपनी ब्राइटनेस को, अपनी चमक को दिखाते हुए स्पष्ट. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, केज क्योंकि बहुत छोटा सा रहता है, पिंजरा छोटा सा रहता है, वहाँ पे कुछ ही कदम वह चल पाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो वो चलता है उसके वेलवेट की तरह यानी मखमल की तरह नरम जो गद्दीदार पैर रहते हैं उनमें वह चलता है. इन हिज क्वाइट रेग, और ये जो उसके चलने का तरीका रहता है वह बहुत ही क्रोध से भरा हुआ रहता है. इन दीज लाइन्स द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ टाइगर इन अ केज. The tiger with bright and clear stripes moves inside the cage. टाइगर जो रहता है वो पिंजरे के अंदर ही अपनी जो स्पष्ट पट्टियाँ उसके शरीर पे बनी हुई हैं उनको चमकाते हुए, दिखाते हुए मूव कर रहा है. The cage is very small, so the tiger can hardly take a few steps along its length. केज बहुत छोटा है तो जो टाइगर है वह बहुत ही कम कदम चल पाता है, उसकी यानी लंबाई के हिसाब से वह पिंजरा छोटा है. हिज पैड्स आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट सो नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स. उसके जो पॉज हैं, पंजे हैं, वो उनमें पैडेड है कहना चाहिए, बहुत ही नर्म है. तो नर्म गद्दीदार पैरों से जब वह चलता है तो वो नरम पैर होने के कारण, पंजे तलवे नरम होने के कारण कोई उसके कदमों की आहट सुन नहीं पाता है, फुट स्टेप्स यानी कदम को सुन नहीं पाता है. In spite of being the most powerful creature,
ही इज इम्प्रिजन्ड इनसाइड अ केज। पिंजरे के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली जीव को बंद कर दिया गया है। दिस सिचुएशन हैज़ मेड द टाइगर एंग्री, और इसी सिचुएशन ने इन हिज क्वाइट रेग का मतलब होता है इस परिस्थिति ने उसे बहुत गुस्से में ला दिया है कि जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव होने के बावजूद उसे पिंजरे में डाल दिया गया है। बट ही इज कीपिंग क्वाइट एज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। पर वह क्वाइट है, चुपचाप है, गुस्से को दबाए, क्वाइट रेग यानी अपने रेग को, गुस्से को दबाए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि ही इज क्वाइट हेल्पलेस इन दैट केज। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass, near the water hole, where plump deer pass. यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि कैसा जीवन टाइगर को जीना चाहिए था। He should be lurking in shadow, उसे छायादार वृक्षों में के पास से, लर्किंग यानी छुपते हुए, हाइडिंग होते हुए, शैडो में, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी धीरे धीरे मूव करना आसानी के साथ, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी वगैरह भरा रहता है, पॉन्ड्स रहते हैं, वहाँ पे शेर को अपने नेचुरल वातावरण में टाइगर को होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, वो ऐसी जगह है जहाँ पानी पीने मोटे, प्लम्प यानी यहाँ पर मोटे अच्छे फैटी हिरण आते हैं। और ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसा जीवन उस टाइगर को जीना चाहिए था। यहाँ पर पोएम में लर्किंग की मीनिंग है हाइडिंग, और स्लाइडिंग की मीनिंग है मूविंग, वॉकिंग विथ ईज, एंड द प्लम्प, मीनिंग ऑफ प्लम्प इज फैट। In these lines, the poet is filled with sorrow for caged tiger. इन लाइन्स में पोएट जो है वो पूरी तरह से दुखी हो जाता है पिंजरे के अंदर बंद टाइगर के लिए। He feels that tiger should be free in his natural habitat. वह ऐसा महसूस करता है कि टाइगर को अब नेचुरल वातावरण में फ्री रहना चाहिए, स्वतंत्र होकर रहना चाहिए। He should be hiding in the shadow and quietly moving थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। टाइगर को शैडो में यानी छायादार वृक्षों की छाया में छुपते हुए क्वाइट बहुत शांति से धीरे धीरे लंबी घास के ऊपर से गुजरना चाहिए था पानी के स्थान तक की ओर। ही शुड बी वेटिंग फॉर अ फैट एंड हेल्दी डियर टू पास, और वहाँ छुपकर बैठकर उसे इंतज़ार करना चाहिए था कि वहाँ से कोई हट्टा कट्टा हष्टपुष्ट डियर यानी हिरण पास हो। इन द होप ऑफ गेटिंग अ हैवी मील, और वहाँ पे वो हिरण की प्रतीक्षा करता कि एक अच्छा भोजन उसे मिल जाता। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर इज इन अ जंगल एंड नॉट इन अ केज। यहाँ पर पोएट ये बोलना चाह रहा है कि जो नेचुरल लाइफ है, एक्चुअल लाइफ है टाइगर की, वो जंगल में है, ना कि किसी जू में है, ना कि किसी केज में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब एक और सिचुएशन पोएट हमारे सामने रख रहा है। He should be snarling around houses, कि टाइगर को घरों के आसपास, स्नार्लिंग यानी होता है ग्राउलिंग एंड रोरिंग यानी जोर से दहाड़ना या गुर्राना चाहिए था घरों के, जो जंगल के किनारे पे, जंगल एज पर, जंगल की एज पे, जो एज यानी किनार पे जो घर बसे हुए हैं उनके आसपास अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए उसे गुर्राना और
दहाड़ना चाहिए था। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग यानी शोइंग, दिखाते हुए, शो करना, बारिंग मीन्स टू शो। वाइट फैंग्स, फैंग्स यानी दो लंबे लंबे दांत, शार्प टीथ इन फ्रंट ऑफ द माउथ ऑफ सम एनिमल, एनिमल्स के सामान्यतः हम देखते हैं जो कैनिन दांत होते हैं वो सामने की ओर निकले रहते हैं, दो लंबे लंबे दांत, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनको उनमें देखे जा सकते हैं। तो अपने दांतों को दिखाते हुए उसे वहाँ अपनी मौजूदगी दर्शानी चाहिए थी। हिज क्लॉज, क्लॉज यानी पंजे और पंजों के बड़े बड़े नेल्स। टेरराइजिंग द विलेज, और टेरराइजिंग यानी डराना धमकाना, तो गांव के लोगों को डराते हुए नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे इन सब परिस्थितियों का ऐसी हरकतें करनी चाहिए थी। पर पोएट के लिए ये बड़ी दुख की बात है कि प्रेजेंटली द टाइगर इज इन केज, ही इज नॉट इन अ नेचुरल हैबिटेट। In these lines, the poet explains what a tiger in his natural habitat should be doing. इन लाइन्स में पोएट बताना चाहता है कि जो एक्चुअल हैबिटेट होता है टाइगर का, उसमें टाइगर को किस तरीके से अपने आप को दर्शाना चाहिए, कि उस समय क्या करना चाहिए टाइगर को। According to him, a free tiger should be roaring around the houses located एट द जंगल एज। पोइट के अनुसार जो फ्री माहौल में रहने वाला टाइगर है उसको जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उनके आसपास दहाड़ते हुए गुजरना चाहिए। ही शुड बी शोइंग हिज शार्प वाइट टीथ, उसको अपने तीखे, शार्प यानी तीखे सफ़ेद दांत दिखाना चाहिए। एंड हिज क्लॉज टू टेरराइज द विलेजर्स, और अपने पंजे और बड़े बड़े नाखूनों को दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए गरीब ग्रामीणों को, ताकि वे डर सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। पर विडंबना यह है कि ये जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट सेल यानी कि केज, बहुत ही छोटी जगह जो कंक्रीट से, सीमेंट, रेत, गारे से बना दी गई है, या फिर कई बार पिंजड़े जो लोहे की सलाखों से बना दिए जाते हैं, तो इनके पीछे उसको लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो बार्स, लोहे की सरियों के पीछे चली गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब होता है मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे, बहुत धीरे धीरे शांति से डराते हुए घूमना। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जब वो घूम रहा है पिंजड़े के अंदर धीरे धीरे, उस समय वह विजिटर्स को, जो उसे देखने आए हैं जू में, उन लोगों को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए घूम रहा है। यहाँ पे भी पोएट बता रहे हैं कि ये टाइगर की लाइफ की विडंबना है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ना होके बार्स के पीछे है, यानी सलाखों के पीछे है। In these lines, the poet's focus returns back to the angry tiger in the cage. इन लाइन्स में फिर से पोएट जो है वो बताना चाह रहा है कि जो गुस्सैल टाइगर है वह अपने पिंजरे में किस स्थिति में है। The poet explains that unlike the tiger in the jungle, this tiger is not free. पोएट ये बता रहा है कि जंगल में घूमने वाले टाइगर की तरह बिल्कुल भी नहीं, ये टाइगर तो लॉक्ड है, नॉट फ्री है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, ये जकड़ा हुआ है, ताले के पीछे है। ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, वह
जो पिंजड़े वाला टाइगर है वो कंक्रीट की सेल यानी कोठरी में बंद है। His strength and power is of no use behind the bars of the cage. उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो किसी उपयोग की नहीं है, क्योंकि वो तो बार्स के पीछे, बार्स यानी लंबी लंबी सलाखें जो हैं, लोहे की सरिया हैं, उनके पीछे पिंजड़े के अंदर केज में उसकी सारी शक्ति दबी हुई है। He is moving in his cage, ignoring the visitors. वह अपने पिंजड़े में घूम रहा है धीरे धीरे, इग्नोरिंग द विजिटर्स, जितने भी लोग आए हुए हैं उसको देखने, उनको नज़रअंदाज करते हुए। हु आर कंटिन्यूसली विजिटिंग टू हैव अ लुक ऑफ हिम, क्योंकि लोग कभी भी टाइगर को देखना बंद नहीं करते हैं और उसके पिंजड़े के सामने हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो टाइगर अपने रेस्ट मोड में भी रहता है, तो उसे लोग देखते ही रहते हैं, तो टाइगर को इग्नोर करना पड़ता है विजिटर्स को। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. अब वो रात के समय में, जब वो उसका शिकार का समय रहता है उसका, या फिर अपन कहें दिन भर विजिटर्स के सामने रहते वो थक जाता है, तो शाम को जब उसका रेस्ट मोड रहता है उस समय भी उसको पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पेट्रोलिंग कार्स यानी होता है एक निश्चित समय पर सुपरवाइजिंग के लिए घूमना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो वो जो सुपरविज़न के लिए कार्स चलती हैं वो सायरन बजाते हुए, तो वो आवाज़ भी उनको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जंगल में ऐसी कोई साउंड नहीं रहती है जो उन्हें इस तरीके से डिस्टर्ब कर सके। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और अब टाइगर की मजबूरी ये है कि वो कुछ कर नहीं सकता, तो अपनी आँखों से, उत्सुकता भरी आँखों से कि अब क्या होगा, वो स्टार्स की ओर देखने लगता है। In these lines the poet says that even at night the tiger is disturbed. इन लाइंस में पोएट बताता है, पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, वो बताते हैं कि रात के समय भी जब सभी कोई रेस्ट कर रहे होते हैं, टाइगर को डिस्टरबेंस सहन करनी पड़ती है। He hears the last sound of the patrolling cars of the zoo officials. उसे जो जू में ऑफिशियल्स यानी जो जू के ऑफिसर्स रहते हैं, जो पेट्रोलिंग के लिए, सुपरविज़न के लिए निकलते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, उनकी कार के साउंड को भी सुनना पड़ता है। The tiger stares at the brilliant stars shining brightly in the sky with his brilliant eyes which hopes for freedom. यहाँ पर जिस तरीके से स्टार्स आकाश में फ्री होके जगमगा रहे हैं, शाइन दे रहे हैं, वैसे ही उन स्टार्स की स्वतंत्रता को देखते हुए टाइगर भी ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देखता है, स्टेयर्स करता है। स्टेयर्स यानी टू सी कंटिन्यूसली, लगातार देखना, कि काश मैं भी इस तरीके से फ्री हो पाऊँ, और उम्मीद करता है कि वह कभी तो फ्रीडम अटेन कर पाएगा। सो हियर द poem we have completed. In this poem we have seen so many poetic devices. Poetic devices में देखें हम कि हमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स देखने को मिले हैं, साउंड। फर्स्ट स्टैंजा में ही हमने देखा था वेलवेट क्वाइट रेग, तो जहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, ब्रिलियंट आइज, जैसे यहाँ पर ही देख रहे हैं, लास्ट स्टैंजा में ही हमको देखने को मिल रहा है ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स है। ऐसा जैसा हिंदी में भी होता है, अलंकार जब हम पढ़ते हैं तो वो अलंकार जो है वो पोएटिक डिवाइस है। तो पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ किए गए हैं इस पोएम में, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ कि ब्रिलियंट
आइज ब्रिलियंट स्टार, यहाँ पर डबल डबल ब्रिलियंट का यूज़ किया गया है, मतलब इस पोएम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है। तो इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं रिपीटिशन या पुनरावृत्ति। हिंदी में यदि हम बोलेंगे तो होगा पुनरावृत्ति। फिर और चीज़ देखने को मिल रही है हमको कि बार बार सेम साउंड का रिपीट हुआ है, तो वो सेम साउंड जो रिपीट हुआ है उसको बोला जाता है एलिटरेशन। एलिटरेशन हमको इस पोयम में देखने को मिलेगा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये फर्स्ट पोयम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही देखने को मिल रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो एस स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये फर्स्ट लाइन है पोयम की, इसमें एस साउंड का रिपीटिशन है। तो जहाँ साउंड का रिपीटिशन होता है वहाँ पर एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एलिटरेशन यानी होता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ साउंड का रिपीटिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टाइगर को कई बार ही करके संबोधित किया गया है। जैसे लास्ट स्टैंजा में ही हम देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। यहाँ पे ही जो है यानी पर्सोनिफाई किया है। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तब ही अथवा शी का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर टाइगर कोई व्यक्ति नहीं है। जब हम कोई निर्जीव चीज़ को या फिर किसी जीव जंतु को पर्सन की तरह संबोधित करते हैं तो वहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है, उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर ये जो ही है, ही टाइगर के लिए रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो पोयम है अ टाइगर इन द ज़ू, इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जिनमें से है रिपीटिशन, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन। और इस पोयम की राइमिंग स्कीम है। इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ स्टैंजा वी फाइंड ए बी सी बी। देखिए, नाइट्स, कार्स, आइज, स्टार्स। लास्ट के जो वर्ड्स रहते हैं उनको बोलने की स्टाइल को ही हम राइमिंग स्कीम के अंतर्गत लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम इसकी जो है ABCB है, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ स्टैंजा की, और थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है AB